Hello students, welcome back in HOT 321 Post Harvest Management and Value Addition of Fruits and Vegetables, Lecture 12, Part 2, History and Status of Food Preservation। पिछले लेक्चर के अंदर अपने हिस्ट्री कवर कर ली थी, स्टेटस जो स्थिति है और उद्देश्य है और जो प्रॉब्लम्स आती हैं एक इंडस्ट्री को, खाद्य जो इंडस्ट्री है उसको विकसित होने के लिए, या कह लो कि बनाने के अंदर क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं इसको प्रमोट करने के लिए, तो वो अपने इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। स्टेटस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, उनकी स्थिति क्या है। जो फल और सब्जी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं इंडिया के अंदर, उद्योग हैं, उनका क्या स्थिति है। The food processing industry in India accounts for 14% of the total industrial output with a contribution of 6.3% to the national GDP। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है इंडिया के अंदर, अकाउंट लगभग 14%, मतलब जितना भी आउटपुट है इंडस्ट्रीज का, ठीक है, उनका लगभग 40% जो है फूड इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है। मतलब जितना भी उत्पाद है उनका 14% फूड इंडस्ट्रीज से आता है। और जो कि नेशनल जो जीडीपी है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद के अंदर 6.3% का उसका योगदान है। फिर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इन आवर कंट्री फ्रॉम मोर देन 6,600 FPO licensed unit is about 3.85 million tons, which are less than 2% of the total fruits and vegetable production, as against 60 to 83% in the many horticulturally advanced countries. Example, 60 to 70% in USA, 70% in Brazil, 78% in Philippines, 80% in Saudi Arabia and 83% in Malaysia। जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जहाँ कह लो कि जो उनकी क्षमता है, लगभग 6,600 फूड प्रोडक्ट ऑर्डर से लाइसेंस्ड यूनिट्स हैं, मतलब इकाइयाँ हैं, उद्योग हैं, ठीक है, जिनकी कैपेसिटी जो कि कह लो एक मैक्सिमम कैपेसिटी तक, मतलब उनकी 3.85 मिलियन टन पैदा करने की है, ठीक है, एक कर सकती हैं इतना, जो कि टोटल जितना वेजिटेबल और फ्रूट प्रोडक्शन होता है उसका 2% है, ठीक है। मतलब 6600 अपने इकाइयाँ हैं, यूनिट हैं, उद्योग हैं, ऐसे जो फूड प्रोसेसिंग का काम करती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी मैक्सिमम कैपेसिटी 3.85% है, सॉरी 8 मिलियन टन्स है, ठीक है, जो कि टोटल जितना प्रोडक्शन होता है इंडिया का उसका 2% मतलब प्रोसेसिंग के अंदर लेके जाती हैं, इतना प्रोड्यूस, मतलब 2% तक वो प्रोसेस्ड करती हैं। जबकि कुछ जो हॉर्टिकल्चरली एडवांस्ड कंट्रीज हैं, मतलब जिन ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉर्टिकल्चर के अंदर वर्क हो रहा है, उनमें 60 से 83% होता है, ठीक है, 60 से 83% तक प्रोसेस्ड होता है। वहाँ पे इंडिया के अंदर 2% ही होता है, इसीलिए बहुत ही कम है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे 60 से 70% इन यूएसए, 60 से 70% यूएसए के अंदर प्रोसेसिंग होती है, 70% ब्राज़ील के अंदर, और 78% इन फिलीपींस के अंदर, 80% सऊदी अरेबिया के अंदर और 83% मलेशिया के अंदर प्रोसेसिंग की जाती है। मतलब उनका जितना उत्पाद होता है उसका 83% प्रोसेसिंग के अंदर जाता है, किसी का 70% है, किसी का 80% है, ठीक है, और इंडिया का ओनली 2% ही प्रोसेसिंग के अंदर जाता है। Moreover, the actual production of processed products from these units was only 1.33 million tons। जबकि ये कह लो कि जो इनका एक्चुअल प्रोडक्शन है इन प्रोसेस्ड, जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, मतलब 6600 जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, इनसे जो एक्चुअल में प्रोड्यूस करती है, मतलब इनकी कैपेसिटी तो 3.85 मिलियन टन्स की है, पर इनसे जो प्रोड्यूस होता है 1.33 मिलियन टन ही होता है। ये थोड़ा सा डाटा पुराना है वैसे, ठीक है, 2007 के आसपास का ये डाटा है एपीडा का। फिर है एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड फूड, एक्सपोर्ट किया जाता है जो प्रोसेस्ड फूड इंडिया से, ठीक है। ये लेटेस्ट डाटा है एपीडा का, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इससे ये डाटा लिया गया। और 2020-21 के अंदर इंडिया एक्सपोर्ट द प्रोसेस्ड फूड आर रुपीज़ 36,946.20 करोड़, जिनकी यूएस के अंदर अगर अपने उसको यूएस डॉलर के अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो 4,987.76 मिलियन,
ठीक है, मतलब जो इंडिया से प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट किया गया 2020-21 के अंदर, वो लगभग 36,946.20 करोड़ इंडियन रुपीस के अंदर। अगर यूएस डॉलर के अंदर उसको मिलियन डॉलर के अंदर देखें तो 4,987.76 मिलियन यूएस डॉलर के अंदर, मतलब इतना आपने एक्सपोर्ट किया। विच इंक्लूड्स द शेयर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक, जिनके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स जिनका शेयर कुछ शेयर है, मतलब इतने ये चीज़ इतनी ये चीज़, मतलब इतना टोटल तो बता दिया, उसमें से कुछ कुछ ये छोटे छोटे पार्ट हैं। जैसे मैंगो पल्प एक्सपोर्ट हुई लगभग 714.41 करोड़, जिसकी यूएस डॉलर में जो मिलियन के अंदर इसकी वैल्यू थी 96.43 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स हैं जो, ठीक है, जो वेजिटेबल की प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बने हुए हैं, जैसे कोई मान लो कि टमाटो के केचप है या ऐसा कुछ। ठीक है, इसमें ये है 3718.65 करोड़ और 501.56 मिलियन यूएस डॉलर। और प्रोसेस्ड फ्रूट जूस नट्स, जो जूस है नट्स हैं फ्रूट हैं जो प्रोसेस्ड हैं, वो 3173.42 करोड़ इंडियन रुपीज़ के अंदर। और यूएस डॉलर के अंदर देखें तो 428.39 मिलियन यूएस डॉलर। कोकोआ प्रोडक्ट्स हैं ये लगभग इंडियन रुपीज़ के अंदर 1108.38 करोड़ और यूएस डॉलर के अंदर 149.78 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, अल्कोहलिक बिवरेजेस जो मादक पदार्थ हैं उनका जो निर्यात किया गया 2386.91 करोड़ और यूएस डॉलर के अंदर 322.12 मिलियन यूएस डॉलर। इसके अलावा मिसलिनियस जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, विविध और भी बहुत से प्रोडक्ट होते हैं, वो 5866.44 करोड़ इंडियन रुपीज़ के अंदर और यूएस डॉलर के अंदर 793.08 मिलियंस यूएस डॉलर की इनको सेल किया गया, सॉरी एक्सपोर्ट किया गया। एंड जो माइल्ड प्रोडक्ट्स है जिनको ये कह लो कि मिल के द्वारा जैसे पिसा हुआ आटा या ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, वो 1513.44 करोड़। इसके अलावा यूएस डॉलर के अंदर 204.03 मिलियन यूएस डॉलर की इनकी वैल्यू थी जो एक्सपोर्ट किया गया। फिर था कैटेगराइजेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स, मतलब कैटेगराइजेशन से कह लो उनका वर्गीकरण, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, उनका किस प्रकार से अपने मतलब किस प्रकार से उसको कैटेगराइज किया जा सकता है। तो ये है द कैटेगराइजेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसिंग यूनिट्स इन द कंट्री इंडिकेट्स दैट 70% ऑफ द टोटल यूनिट्स कंप्राइज द डोमेस्टिक कोटेज स्मॉल स्केल सेक्टर विद a capacity of up to 250 tons per year, while 30% of the units comprise the large scale sector। तो कैटेगराइजेशन है, जब वर्गीकरण है, मतलब ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक तो स्मॉल होती हैं, ठीक है, जहाँ जिनको कोटेज कह देते हैं, जब डोमेस्टिक होम बेस्ड होती हैं छोटी। एक होती है लार्ज इंडस्ट्रीज, ठीक है, दो कैटेगरी के अंदर होती है। और इंडिया के अंदर लगभग 70%, जो 70% हैं, वो डोमेस्टिक कह लो, जहाँ छोटी जो इंडस्ट्रीज हैं, छोटे क्षेत्र के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा है, वो 70% है। और जिनका जो कैपेसिटी है लगभग 250 टन पर ईयर की कैपेसिटी है, मतलब एक यूनिट से इतना एक साल में प्रोड्यूस करती है। जबकि 30% यूनिट्स हैं वो लार्ज स्केल की हैं, ठीक है, मतलब बड़ी कंपनियां, जब बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं फूड प्रोडक्ट के अंदर, वो 30% और 70% छोटी हैं। प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ अबाउट 30 टन पर हाउस, और जिनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी मतलब जो जितना प्रोड्यूस कर सकती है वो 30 टन एक घंटे के अंदर प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब उनकी इतनी कैपेसिटी है। हाउएवर लार्ज यूनिट्स अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। जबकि मतलब अपने पास 70% इन छोटी हैं, 30% ही बड़ी हैं, पर जो 30% है वो ही 70% प्रोड्यूस करती हैं जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, मतलब 70% जो प्रोडक्ट होते हैं वो बड़ी इंडस्ट्रीज के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है, 70%। फिर है द रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट्स इन द कंट्री कंप्राइज द वेस्ट 41%, साउथ 28%, नॉर्थ 22% एंड ईस्टर्न रीजन्स अबाउट 9%। With respect to the public and private sector, about 95% of the total units comes under the private sector। अगर रीजन वाइज देखा जाए, मतलब क्षेत्र वाइज देखा जाए, तो लगभग जो 41% यूनिट्स हैं वो पश्चिम के अंदर हैं
और 28% दक्षिण के अंदर, मतलब ये यूनिट्स को अगर अपने जो इकाइयाँ हैं, ठीक है, उनको अलग अलग दिशा के हिसाब से देखें इंडिया के अंदर, तो 41% पश्चिम के अंदर, और 28% साउथ में, उत्तर में, सॉरी दक्षिण में, और उत्तर के अंदर 22%, और ईस्टर्न रीजन्स जो हैं, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पे 9% इंडस्ट्रीज हैं। इसके अंदर भी अगर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 95% जो भी इंडस्ट्रीज हैं, ये यूनिट्स हैं, वो प्राइवेट सेक्टर की हैं, निजी क्षेत्र वाली हैं, ठीक है। प्रपोर्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रूट जूस, पल्पेज 27%, रेडी टू सर्व RTS ड्रिंक्स 13%, पिकल्स 12%, जैम्स एंड जेलीज 10%, सिंथेटिक सिरप्स 8%, स्क्वैश 4%, टोमेटो प्रोडक्ट्स 4%, कैन प्रोडक्ट 4% एंड अदर प्रोडक्ट्स 18%। मतलब जो इनका प्रोपोर्शन, ये कह लो कि ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, ये बहुत से प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे RTS है, पिकल्स है, जैम है, सिंथेटिक सिरप, स्क्वैश, जूस, इसके अलावा टोमेटो के जो जैसे सॉस, केचप है, इसके अलावा कुछ कैंड प्रोडक्ट भी बनाती हैं। ये इतने प्रोडक्ट बनाती हैं, पर इनका जो, ये कह लो कि इनके अंदर एक एक का भाग है, जितना भी प्रोड्यूस करती हैं उनका, इसमें से भी जितनी भी इंडस्ट्री बनाती है, जूस और पल्प लगभग 27% तक होता है इनका भाग, मतलब अगर 100 टोटल माना जाए तो। इसमें RTS जो ड्रिंक्स हैं रेडी टू सर्व वाला, वो 13%, पिकल्स अचार जो है 12%, जैम जेलीज 10%, और सिंथेटिक सिरप्स जो रहते हैं चाशनी, वो 8%। इसके अलावा जो स्क्वैश रहती है 4%, या टोमेटो के प्रोडक्ट जो भी बने हुए हैं 4%। इसके अलावा कैन प्रोडक्ट डिब्बाबंद वाले हैं 4%, एंड अदर प्रोडक्ट्स वो 18% तक ये इनका मतलब शेयर रहता है, प्रोपोर्शन रहता है। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, मतलब उद्देश्य क्या है वेजिटेबल और फ्रूट प्रोसेसिंग के, ठीक है। पहला है टू रिड्यूस वेस्टेज एंड लॉसेस, जो भी वेस्ट होता है, लॉस होता है, नुकसान होता है, अपव्यय होता है मान लो, क्योंकि जो एक फ्रूट और वेजिटेबल इंडस्ट्री है, वो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री की एक कह लो कि रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। और ये क्या करती है, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और मार्केटिंग के अंदर फ्रेश प्रोड्यूस जाता है, तो वहाँ पे जो भी वेस्ट बचता है उसका पूरी तरीके से केयर करते हुए उसका अच्छा यूटिलाइजेशन करती है, मतलब वेस्ट को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है कि ज़्यादा वेस्ट ना हो। आपका जो भी फल है, सब्जी है, मार्केट के अंदर एकदम से गलत आएगा तो भी उसको मतलब वेस्ट में नहीं जाने देगी। कई बार क्या होता है कि अपने जब ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उस टाइम कुछ प्रोडक्ट खराब हो जाता है, थोड़ा बहुत दब जाता है, तो उसको वो यूटिलाइज कर लेती है। दूसरा है टू हैंडल ग्लट, जैसे कि मैं अभी पहले भी बता रहा था, हैंडल ग्लट जो होता है, जैसे मान लो एकदम से मार्केट के अंदर फल और सब्जी, जैसे ही सीजन आता है किसी फल का और सीजन, वो मार्केट के अंदर भरमार हो जाती है उसकी, और फिर उसकी कीमत नहीं मिलती। तो उस गलट को हैंडल करने के लिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मेन उद्देश्य यही है कि उस गलट को वो कंट्रोल कर ले, भाई उस गलट को कम कर दे, ठीक है। तो प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स हेल्प्स टू रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड हैंडलिंग एक्सेस प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ग्लट पीरियड बाय मेकिंग वेरियस प्रोसेस प्रोडक्ट, मतलब उस टाइम जो बहुत ज़्यादा आपका गलट है, मार्केट के अंदर भीड़ है, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या करती है, उसको खरीद लेती है और उनके प्रोसेसिंग प्रोडक्ट बना देती है, जिनको लंबे टाइम तक अपने या फिर ऑफ सीजन के अंदर यूज़ कर सकती है। फिर है टू स्टेबिलाइज द प्राइस एंड इनकम ऑफ एग्रीकल्चर, तीसरा टू स्टेबिलाइज द प्राइस एंड इनकम ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब जो उनका प्राइस है उसको स्थिर करती है, और जो एग्रीकल्चर की इनकम है उसको भी स्थिर करती है। जैसे मान लो कि अगर एकदम से गलट आता मार्केट के अंदर तो प्राइस नीचे चला जाता, क्योंकि जो फ्रेश प्रोड्यूस है उसको कंज्यूम करने वाले लोग तो उतने ही हैं, पर प्रोड्यूस एकदम से ज़्यादा आ गया तो कीमत कम हो जाएगी, ठीक है, सस्ते में जाने लग जाएगा। अगर वहाँ पे एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती अंदर, उसके अंदर कूदी हुई होती कि मैं खरीद लूँगी इतना सामान, आपका प्राइस को नीचे नहीं जाने देना, तो भाई ठीक है, वो ज़्यादा जितना भी एक्सेस होगा, सरप्लस होगा, उसको वो खरीदती रहेगी। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मार्केट के अंदर एकदम से गलट आने वाला होता है, वो गलट आता नहीं है, कुछ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ले जाती हैं, कुछ स्टोरेज के अंदर चला जाता है, और कुछ ही मार्केट के अंदर रहता है, जिसके अंदर, जिसके कारण जो प्राइस होता है वो ज़्यादा नीचे नहीं जाता, ठीक है। और दूसरे सीजन के अंदर जब ऑफ सीजन होता है
तब वही प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देती है, उसका प्रोसेस प्रोडक्ट। ठीक है, तो उस टाइम भी उसका जो रेट होता है वो भी एक निर्धारित सा रहता है कि इससे ज़्यादा रेट वो उसका फिर भी नहीं बढ़ता। मतलब साल भर उसकी अवेबिलिटी रहती है, जिसके कारण प्राइस ज़्यादा ऊपर नीचे या वेरिएशन नहीं आता उसके अंदर। ठीक है, फिर टू है यूटिलाइज मार्केटेबल सरप्लस, कि जो मार्केटेबल सरप्लस है, मतलब मार्केट के अंदर एकदम से सरप्लस हो जाता है, किसी चीज़ की बढ़त हो जाती है या बहुत ज़्यादा कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है, उसको यूटिलाइज करना। ठीक है, प्रोसेसिंग यूजेस द मार्केटेबल सरप्लस एज वेल एज स्पॉइल्ड एंड डिफॉर्म्ड प्रोडक्ट टू श्योर द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर है या ग्रोवर है, उसके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, जैसे कोई स्पॉइल्ड हो गया, कोई प्रोडक्ट खराब हो गया थोड़ा बहुत, कोई फ्रेश प्रोड्यूस, ठीक है, ओवर राइप हो जाता है कई बार कोई चीज़, तो उसको कंज्यूमर जो होता है वो प्रेफर नहीं करता बहुत ओवर राइप होना के कारण। पर हाँ, जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो इस चीज़ को प्रेफर कर लेती हैं। जहाँ विक्रय होता है, उसकी मार्केट में कीमत नहीं होती, वो उसको उससे उत्पाद बना देती है। ठीक है, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, उनमें मैन पावर की आवश्यकता होती है। वहाँ पे डिब्बाबंदी का काम कह लो, जहाँ और भी मशीनों को ऑपरेट करने के लिए बहुत सी मैन लेबर की आवश्यकता होती है। तो अ, ये एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है, रोजगार पैदा करती है। ठीक है, फिर है टू डाइवर्सिफाई द डाइट, वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग मेक्स फूड मोर अट्रैक्टिव एंड टेस्टियर। अब वैल्यू एडिशन है, जैसे आप जैम जेली बना देते हो, चिप्स बना देते हो, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, मतलब लोगों को ज़्यादा आकर्षित करती है अपनी तरफ, और ज़्यादा स्वाद भी होती है एज कम्पेयर टू अगर अपने फ्रूट खाएंगे। उससे क्या होगा कि एक तो डाइट सिंपल, वही फ्रेश फ्रूट खा रहे हो, फ्रेश फ्रूट खा रहे हो रोज़, और वहाँ पे अगर आप उसकी जगह जैम खा रहे हो, उसकी जेली खा रहे हो, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाती है आपकी जो डाइट रहती है, मतलब उसमें वेरिएशन आ जाता है, आपकी रुचि बनी रहती है भोजन के अंदर। फिर है इंश्योरिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जो देश की जो कह लो कि सिक्योरिटी है न्यूट्रिशन के अंदर, मैं यहाँ कह लो कि एक तरीके से, या ये कह लो कि जो पोषाहार है यानी कि न्यूट्रिशनल जो है, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, यानी कि जो भी आपका खा रहे हो वो सुरक्षित है। ठीक है, इसके अलावा अर्निंग फ्रोजन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड फूड फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। इसके अलावा अपने विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया से बहुत से जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हैं फ्रूट और वेजिटेबल के, और वो बेचे जाएंगे। अगर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या करेगी, अगर प्रोसेस प्रोडक्ट बनाएगी, वैसे तो अपने इंडिया के अंदर बहुत ही कम है, पर विदेशों के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मांग है। जो भी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा मांग रहती है, अपने उनको अगर बेचते हैं बना बना के, तो इससे विदेशी मुद्रा इंडिया के अंदर आएगी। ठीक है, देश को मिलेगी। फिर है मेजर कॉन्स्टेंट्स इन एक्सपांशन ऑफ फूड इंडस्ट्री, कि यहाँ कह लो कि ये प्रॉब्लम क्या है, कि अगर उसका विस्तार करते हैं फूड इंडस्ट्रीज का, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, मुख्य दिक्कतें क्या हैं, मेजर क्या है। ठीक है, तो पहला है वेरिएशन इन फ्रेश प्रोड्यूस क्वालिटी इन्वॉल्विंग फ्रिक्वेंट चेंज इन प्रोडक्शन शेड्यूल। क्या होता है कि जो फ्रेश प्रोड्यूस होता है, जैसे मान लो आम है, सेब है, ठीक है, इनकी क्वालिटी क्या होती है कि हमेशा जहाँ कह लो कि हर बार एक जैसी नहीं होती, ये फील्ड टू फील्ड जहाँ कह लो कि एक खेत से दूसरे खेत के अंदर भी अलग अलग रहती है, जिसके कारण जो प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, जो उससे प्रोसेस प्रोडक्ट बना रहा होता है, उसको अपना प्रोडक्शन शेड्यूल चेंज करना पड़ता है उसके हिसाब से, क्योंकि उसको क्वालिटी बनानी होती है। अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत टीएसएस चेंज हो गया, उसके अंदर थोड़ी बहुत ग्रीनिंग है फल के अंदर, तो उसको अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ता है कि भाई उसके हिसाब से उसको चेंज करना पड़ता है कि इस अब थोड़ा सा कम है टीएसएस, तो टीएसएस बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा, या कुछ और दिक्कत है तो उसके हिसाब से उसको अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ता है। मेन प्रॉब्लम ये है, क्योंकि एक जैसा प्रोडक्ट नहीं आता, मतलब कच्चा माल बिल्कुल एक जैसा नहीं होता, सेम नहीं होता, फ्रेश प्रोड्यूस में अलग अलग क्वालिटी का होता है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी है लो प्रोडक्टिविटी एंड हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। लो प्रोडक्शन इन आवर कंट्री एज कंपेयर टू हॉर्टिकल्चरली एडवांस्ड कंट्रीज इन वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया के अंदर क्या है कि प्रोडक्टिविटी फल और सब्जियों की बहुत ही कम है, ज़रूर सेकंड नंबर पे आता है प्रोडक्शन के अंदर, पर इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। कुछ
एडवांस कंट्रीज जो हॉर्टिकल्चर के अंदर है उनकी तुलना में अपने देश में बहुत है, जिसके कारण जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। ठीक है। फिर है तीसरा, ड्यू टू द लो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लो इन soluble solids in the our country, comparatively more raw material are required to produce the same quality of finished product, resulting in a higher cost of production। जैसे मान लो कि मैं पहले भी बात कर रहा था, पहले टॉपिक के अंदर ही अपने बात की थी कि इसकी जो क्वालिटी होती है वो लो होती है। इंडिया के अंदर अंदर ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देता फार्मर, जिसके कारण उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। जनरली उसमें जो सॉल्युबल सॉलिड्स होता है, TSS कह लो, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स, अगर वो कम है, ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल है उस एक जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, लास्ट में प्रोडक्ट बनना है, उसके अंदर जितना चाहिए उसके लिए बनाने के लिए उसको ज़्यादा रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी उतना TSS पूरा करने के लिए। ठीक है। जैसे मान लो आप जूस बनाते हो, जूस का भी एक TSS होता है, भाई इतना TSS होना चाहिए, उसमें इतना फ्रूट पल्प, जब इतना फ्रूट उसमें जूस डलेगा तो उसका भी TSS होता है। तो उस TSS को पूरा करने के लिए ज़्यादा मात्रा में, अगर कम है उसके अंदर पहले से जो फल और सब्जी मार्केट से आ रहा है, या फिर जिसको ग्रोवर पैदा कर रहा है उसकी क्वालिटी कम है, तो उसको ज़्यादा मात्रा में चाहिए होगा उस TSS के लेवल को पूरा करने के लिए। ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, मतलब उसकी लागत बढ़ जाती है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। फिर तीसरा है, ड्यू टू द लो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सॉरी ये चौथा है, ड्यू टू द लो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लो इन सॉल्युबल सॉलिड, सेम ही है, वो मैं गलती से तीसरा इधर फिर वापस से रिपीट कर दिया। तो फोर्थ है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फ्रेश एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट। नॉन अवेलेबिलिटी, जो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, मतलब कह लो कि कम लागत वाली जो तकनीक है उसकी अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर प्रोसेसिंग के अंदर। ठीक है, मतलब कम लागत के अंदर प्रोसेस प्रोडक्ट तैयार करने की जो तकनीक है वो अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर। जहाँ फिर कह लो कि पैकेजिंग ऑफ फ्रेश फ्रूट को पैक करने की जो टेक्निक है वो भी नहीं है। जहाँ फिर प्रोसेस प्रोडक्ट्स बनाने की जो टेक्निक है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है, मतलब मेन जो कह लो कि लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर अभी तक अवेलेबल नहीं है जिसमें कि कम लागत के अंदर उत्पाद तैयार किया जा सके। फिर है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, कूल चैन, कोल्ड स्टोरेज। ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, मतलब ढांचा है, संरचना है, उसकी भी कमी है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। मतलब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मतलब तुड़ाई के बाद जो उनका फल और सब्जियों का मैनेजमेंट किया जाता है उनके अंदर, जैसे मान लो कोल्ड चैन होती है, मतलब उत्पाद को जहाँ से उसको पैदा किया जाता है उस जगह से लेकर जब तक वो कंज्यूमर तक पहुँचता है, ठीक है, उसके बीच में उसको एक ठंडे वातावरण के अंदर लगातार रखा जाता है जिसके से वो खराब ना हो और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो कोल्ड चैन की कमी रहती है। कोल्ड स्टोरेज भी कोई खास इतने ज़्यादा नहीं है कि फल और सब्जी को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जा सके, मतलब लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर छठा है नॉन अवेबिलिटी ऑफ ट्रेंड वर्कर। अब अगर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क करना है तो वहाँ पे लेबर है वो भी ट्रेंड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब स्किल्ड होनी चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए कि वो प्रोसेस प्रोडक्ट किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, वो इतनी नॉलेज नहीं होती, मतलब अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट है लोअर डोमेस्टिक डिमांड फॉर प्रोसेस्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स ड्यू टू हायर कॉस्ट। लोअर डोमेस्टिक डिमांड मतलब जो घरेलू उसकी डिमांड होती है उस प्रोडक्ट की बहुत ही कम होती है, प्रोसेस्ड फ्रूट और वेजिटेबल्स की, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। मतलब पहले भी उसको मैंने कहा था कि रॉ मटेरियल जो होता है वो एक तो प्रोडक्टिविटी कम है इंडिया की, जिसके कारण वो ज़्यादा मात्रा में यूज करना पड़ता है। ठीक है, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है जिसके कारण उस प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए इसकी जो लोग इसको ज़्यादातर घरों के अंदर पसंद नहीं करते क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा होती है प्रोसेस प्रोडक्ट की। ठीक है। In regular and uneven quality in supply of processed products due to variation in raw material quality and batch process used। इसके अलावा जो प्रोसेस प्रोडक्ट होते हैं उनकी भी क्वालिटी इरेगुलर रहती है, मतलब एक जैसी नहीं होती, अनइवन होती है।
ठीक है। मतलब क्यों होती है, क्योंकि एक तो जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी चेंज होती रहती है। कभी आम किसी रीजन का आ गया, उसकी क्वालिटी अलग है, उसमें टीएसएस ज़्यादा है कम है, हो सकता है फिर दूसरे खेत का आ गया उसमें कम ज़्यादा, फिर वही चेंज है। रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेंज होती रहती है, तो इसके कारण ही जो प्रोसेस प्रोडक्ट होता है उसकी भी क्वालिटी चेंज होती रहती है। ठीक है। इसके अलावा जो एक बैच के अंदर मान लो एक बार एक ट्रॉली आई, ठीक है, उसका उसने प्रोसेस प्रोडक्ट बना दिया, उसका क्वालिटी अलग थी। अब दूसरा प्रोसेस दूसरी ट्रॉली आई, किसी ने आम की उतार दी, उसको फिर उससे जूस बनाया गया, उसको पैक किया गया, उसकी क्वालिटी अलग थी। मतलब एक ही इंडस्ट्री से निकलने वाले दो प्रोडक्ट अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, जिसके कारण उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर वो बना रहा है तो एक ही टेस्ट होना चाहिए, एक ही उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम भी आती है। फिर है हाई कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, हाई टैक्सेस एंड एक्साइज ड्यूटी। जो पैकेजिंग मटेरियल है, ठीक है, जो पैक करने के लिए आता है, जैसे कोई टीन है या फिर प्लास्टिक की बोतल है, ठीक है, पीवीसी की जहाँ उनकी बोतलें आती हैं, वो मटेरियल जो होता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, बहुत महंगा है। और इसके अलावा टैक्स जो कर देते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा उत्पाद जो शुल्क होता है, मतलब उसको उत्पाद पैदा करने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। फिर है लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन फूड इंडस्ट्रीज। जो फूड इंडस्ट्रीज की फुल कैपेसिटी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उनकी कैपेसिटी लगभग 3.83 शायद कुछ ऐसा बताया था, इतनी कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है फूड इंडस्ट्रीज की। पर वो बनाती कितना है, 1.83। मतलब वो अपनी पूरी की पूरी कैपेसिटी को यूज ही नहीं करती, यूज कर भी नहीं पाती। ठीक है। उनकी मतलब लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन फूड इंडस्ट्रीज के अंदर, मतलब उनकी जो कैपेसिटी है पूरी एक इंडस्ट्री की, वो अपनी पूरी कैपेसिटी को यूज ही नहीं कर पाती। फिर है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स मतलब मान लो कि उनको कोई वित्तीय प्रॉब्लम है, पैसे की कमी है, ये भी कोई एक कह लो कि एक दिक्कत आती है एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए। इसके अलावा है इनएडिक्वेट फार्मर प्रोसेसर लिंकेज। जो कह लो कि फार्मर और प्रोसेसर, जहाँ एक तो ग्रोवर कह लो जो उगाने वाला होता है, एक जो उससे उत्पाद बनाने वाला होता है, इनके अंदर एक कह लो कि जो लिंक होना चाहिए वो लिंक नहीं होता, लीडिंग टू डिपेंडेंस ऑन मिडल मैन, और जो कि एक बिचौलिए के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। मतलब जो उत्पाद होता है, जैसे अपने किन्नू वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो किन्नू की जो मेन ग्रोवर होता है, वो एक ठेकेदार को बेच देता है अपना और चार्ट पूरा का पूरा कि भाई अब मेरे फल पक गए हैं तोड़ने के लिए, तो वो ठेके पे ले लेता है, उसकी तुड़ाई वही करता है, ना कि किसान करता है। और वो ठेकेदार ही उसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक भेजना है, उसी का काम है, जहाँ तो वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक भेजेगा, जहाँ उसको वो सीधा सीधा पैकेजिंग करके उसको एक्सपोर्ट करेगा। मतलब सीधा फार्मर का उस प्रोसेसर या फैक्ट्री मालिक के साथ कोई सीधा संबंध नहीं होता, इतना ज़्यादा उसका यहाँ कह लो कि उसमें कमी होती है। ठीक है। फिर है लैक ऑफ स्ट्रेटेजीज टू प्रमोट द मार्केट। इसके अलावा जो एक तरीके से कह लो कि योजनाएं होती हैं उनकी कमी होती है कि उस मार्केट को किस तरीके से प्रमोट किया जाए। मतलब कोई कंपनी है कोई प्रोडक्ट बना रही है, वो किस तरीके से उस प्रोडक्ट को प्रमोट करे, उसमें जो उसकी प्लानिंग तैयार करनी है उसकी कमी होती है उसमें। फिर है लैक ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्रीज वेस्ट, केक, पील, कोर, स्टोन, सीड फॉर वैल्यू एडिशन। इसके अलावा उनके पास ऐसी भी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती कि वो जो प्रोसेस्ड इंडस्ट्रीज का वेस्ट है उसको ढंग से यूटिलाइज कर सके, जिससे कि उससे भी वो आमदनी पैदा कर सके। इंडिया के अंदर ऐसा होता है, जो भी वेस्ट होता है उसको वो फेंकती है, ना कि उसको यूटिलाइज करती है। ठीक है। जैसे कोई उससे अगर जूस निकाला तो उसके बाद उसका केक बच जाता है उससे, जहाँ उसकी जो छिलका बचता है छील के उसको यूज नहीं कर पाते, जहाँ उसकी जो कोर बीज वाला भाग रहता है वो, जहाँ फिर जो उसका अंदर बीज होता है उसको वो ढंग से यूटिलाइज नहीं कर सकते कि उसका कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना दिया जाए। ठीक है। इसके अलावा लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड इट्स लिंकेज विद द फूड इंडस्ट्री। जो रिसर्च और डेवलपमेंट है फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर के अंदर, उसकी भी कमी है, उसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं होते, ना ही ज़्यादा विकास होता है इसका। ठीक है।
और ना ही वो इंडस्ट्री तक पहुंच पाता। इनके अंदर भी कोई लिंक नहीं रहता इतना कि भाई अगर डेवलपमेंट कर भी लिया, कहीं रिसर्च हो भी रहा है, तो वो इंडस्ट्री तक नहीं पहुंच पाता। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स मतलब गवर्नमेंट के जो सरकारी उपक्रम हैं उनके बारे में, मतलब क्या क्या योजनाएं चला रखी हैं गवर्नमेंट ने इनको प्रमोट करने के लिए इन इंडस्ट्रीज को। तो पहला है एग्जाम्प्टिंग ऑल द प्रोसेस्ड फूड आइटम्स फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ लाइसेंसिंग अंडर द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। मतलब जो सभी प्रसंस्कृत जो खाद्य पदार्थों को उद्योग और विकास अधिनियम जो है, विकास विनिमय अधिनियम 1951 के तहत लाइसेंस के दायरे में छूट दी गई। ठीक है, पहला तो। दूसरा है 100% फ्रोजन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई परमिटेड थ्रू ऑटोमेटिक रूट फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर सब्जेक्टेड टू सेक्टरल रेगुलेशंस। मतलब कहने का है क्षेत्रीय विनियमों के अधीन खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए स्वत मार्ग के माध्यम से 100% जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जहाँ एफडीआई की अनुमति दी। ठीक है, दूसरा। तीसरा है लोअर जीएसटी फॉर द रॉ एंड प्रोसेस प्रोडक्ट मोर देन 71.7% फूड प्रोडक्ट अंडर वेरियस चैप्टर हेड्स एंड सब हेड्स आर कवर्ड इन लोअर टैक्स स्लैब फॉर 0% एंड 5%। ठीक है, मतलब जो आपका कच्चे और प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए कम जीएसटी, यहाँ कह लो कि भाई इनके लिए जीएसटी की जो है उनको कम कर दिया है, रॉ मटेरियल पे भी, कच्चे पे भी, और जो प्रोसेस प्रोडक्ट है उनके ऊपर भी। इसके हिसाब से विभिन्न अध्याय जहाँ उनके जो शीर्ष हैं, जहाँ उप शीर्ष हैं, उसके अंतर्गत 71.7% से अधिक खाद्य उत्पादों को 0 से जहाँ फिर 5% के निचले कर स्लैब में शामिल किया गया है। मतलब इनके ऊपर कर जो जीएसटी है वो कम लगाया गया है। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ प्रॉफिट लिंकेज टैक्स हॉलीडे अंडर सेक्शन 80 आईबी एंड इन्वेस्टमेंट लिंकेज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 या 35 एडी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 एडी के तहत, जो धारा इसके अंदर 80 आईबी के तहत लाभ से जुड़े कर अवकाश और निवेश से जुड़ी कटौती का प्रावधान। ठीक है, मतलब लाभ मिलेगा इसमें भी। फिर पांचवा है क्लासिफाइंग लोन्स टू फूड एंड एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड कोल्ड चेन अंडर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। मतलब उनको लोन देना, जब उनको उधार देना। ठीक है, तो इसमें है कि खाद्य और जो कृषि आधारित प्रसंस्कृत इकाइयाँ जहाँ फिर कोल्ड चेन को कृषि गतिविधियों के तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए ऋणों को वर्गीकृत करना। ठीक है, छठा क्या है सेटिंग अप ऑफ ए स्पेशल फंड ऑफ रुपीज 2000 करोड़ इन द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब नाबार्ड, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्रेडिट फॉर डिजाइंड फूड पार्क एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स। जो नामित खाद्य पार्क हैं या फिर कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के लिए किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड से लगभग 2000 करोड़ के एक निवेश कोष की स्थापना हुई है। फिर नेक्स्ट जो सेवंथ है वो है सिंप्लीफाइंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ऑल द स्कीम्स एंड मिनिमाइजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कहने का मतलब जो सभी योजनाएं हैं उनके लिए आवेदन पत्र हैं उनको सरल बनाया गया है और दस्तावेजों की आवश्यकता को भी कम किया गया, भाई ज़्यादा से ज़्यादा उनसे दस्तावेज नहीं मांगे जाते। फिर एट्थ है असिस्टिंग क्रिएशन ऑफ स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स थ्रू द सेक्शन टू the sector skill council, that is food industry capacity and skill initiatives, FICSI। ठीक है, यानी कि जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कौशल बुनियादी ढांचे के निर्माण और क्षेत्र कौशल जो परिषद के माध्यम से कौशल विकास पहल में सहायता करना, यानी कि कह लो खाद्य उद्योग क्षमता और कौशल पहल, इसका उसने नाम रखा है। ठीक है, फिर उसके अलावा लास्ट जो है हैंड होल्डिंग एंड इंसेंटिवाइजिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इन स्ट्रेंथनिंग देयर वैल्यू चेन एंड एडहेंस टू रेगुलेटरी नॉर्म्स। जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उनकी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने और नियामक मानदंडों की जो है उनके पालन करने के लिए हाथ पकड़ना और प्रोत्साहित करना, मतलब उनको हाथ पकड़ के उनको प्रोत्साहित किया, जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको। थैंक यू।